हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, बताओ यार। हम्म, बोलो। क्या? हाँ, तुम्हारे टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए अभी? अच्छा, ओके। अच्छा, हाँ हाँ, तूने बताया था मुझे। अराउंड, हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी फुल लेंथ टेस्ट दिया क्या कोई? अच्छा ठीक है, अभी मत देना, 15 दिन पहले देना। 15 से 20 दिन पहले। अभी कितना दिन बचा है? अभी 25 दिन बचा है मेरे ख्याल से। अच्छा, ओके। अभी तो ये दोबारा एक नोटिफिकेशन निकालेंगे डेट कंफर्मेशन का, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था अभी तो टेंटेटिव डेट है ना, तो लेट्स सी। अच्छा, तुम जो पूछ रहे थे उसमें देखो दो चीजें हैं। सबसे पहले मतलब सिंपल फंडामेंटल ये रखो कि जो भी टेस्ट देते हो, ठीक है, टेस्ट देने से पहले जो भी तुमने अपने मतलब नोट्स बनाए रिवीजन करने के लिए, या जो भी बुक से रिवीजन कर रहे हो, जो जहाँ से भी रेफरेंस है तुम्हारे रिवीजन का, पहले तो एक बार रिवाइज करके दो, मतलब प्लान्ड तरीके से टेस्ट दो। ऐसे रैंडम मतलब कभी भी खोल के टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। मतलब माइंडसेट जो भी अप्रोच मतलब बनाकर रखनी है कि भाई मुझे सॉयल का पेपर देना है, मैं सॉयल का प्रॉपर रिवीजन कर लिया, ठीक है, और सॉयल का टेस्ट दे दिया, ठीक है। अब सबसे पहले कि मेरी टेस्ट सीरीज में वो वाला एस्पेक्ट मत देखो कि तुम्हारे मार्क्स मतलब बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मोर देन 50% आ रहे हैं तो मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि मार्क्स मान लो तुम्हारे बहुत कम आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत खराब है, बिकॉज क्वेश्चन सारे नए थे। तो ऐसा जनरली नहीं होगा पेपर में कि सभी क्वेश्चन नए हों, ठीक है। इन जनरल जो ट्रेंड है आजकल, उसमें मैक्सिमम 30 से 40% तक ही क्वेश्चन नए डालता है वो, है ना। बाकी जो 60 से 65% जो वेटेज है पेपर में किसी भी एग्जाम में, मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ, वो तुमने जो लास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे तो उसमें तुम्हें ऐसा लगेगा 60 से 65 नॉर्मली ऑन एवरेज सभी बच्चे जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो आराम से 65% मार्क्स स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो मेन समझने की जरूरत है कि जो कंपटीशन है वो 35% मार्क्स गेन करने में जो सबसे ज्यादा गेन कर लेगा वो उतना ज्यादा सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा, है ना। तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जब उस 35% के लिए मेहनत करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो 65% वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो कवर हो जाएगा, है ना। तो तुम्हें फोकस उस 35% पे करना है। तो 35% को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि तुम लैग कहाँ पर कर रहे हो, है ना। मतलब तुम्हारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सवाल की बात कर रहा था, तो कौन कौन से टॉपिक्स हम मान लो 15-20 टॉपिक्स तुम्हारे एक सब्जेक्ट में है। तो जनरली क्या हो रहा है कि आजकल जो ट्रेंड है उनमें वो सारे कोशिश करता है कि जो अनटेस्ट टॉपिक्स हैं उससे भी क्वेश्चन दे दिए जाएं, ठीक है ना। जो अच्छे पेपर्स होते हैं उसमें ये होता है कि जो अनटच टॉपिक है जनरली, जैसे मान लो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कैश बुक और मेजरमेंट बुक है, तो जनरली किसी भी बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो वो एक या दो क्वेश्चन उठा के कैश बुक के डाल देगा। जनरली जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज होगी, तो मतलब 50-50 गेस वर्क में गलत कर देगा या छोड़ देगा, है ना। तो तो ये समझने की जरूरत है कि जो 35% पोर्शन है उसमें तुम्हें अपने को कैसे मतलब मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। तो जो 35% में अगर तुम 50% मार्क्स भी गेन कर लाते हो, मतलब 70, जो बचा हुआ 35 उसमें 70 मतलब 20 मान लो तुम, तो मतलब यू आर सिलेक्टेड। ये किसी की मतलब ये मॉडरेट लेवल जो भी पेपर्स हो रहे हैं बहुत टफ होगा, वो सबके लिए होगा, है ना। तो वो वाला फैक्टर नहीं लेना है कि तुम्हें बहुत टफ पेपर आ जाएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो सपोज तुमने टेस्ट दिया, तो सबसे पहले क्या करो कि तुम्हें दिखता होगा मेरे, मैं अपने जनरली कोशिश करता हूँ कि जैसे फुल लेंथ टेस्ट दोगे ना तो उसमें मैं सब्जेक्ट का नाम डाल के रखता हूँ जनरली कि किस सब्जेक्ट का मतलब जिसमें, क्योंकि उसमें तो मिक्स रहेगा पेपर पूरा,
तो उसमें सब्जेक्ट वाइज रहेगा। और तुम्हारे पेपर में तो डिफाइंड है मेरे ख्याल से कंपोनेंट की 15 क्वेश्चन सॉइल के हैं, इसके 10 क्वेश्चन इसके हैं, ऐसे करके डिफाइंड है ना। तुम्हारे पेपर में तो वैसी कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाँ पे डिफाइंड है पहले से कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे सॉइल मैकेनिक्स उठाया, टेस्ट दिया, तो सबसे पहले ये देखो कि तुमने जो क्वेश्चन गलत किए हैं उसमें गलतियां किस नेचर की हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि गलतियां किस नेचर की हैं। ठीक है, कहीं नोट डाउन कर लो चाहे तो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले ये नहीं देखना कि किस टॉपिक की गलती है, पहले ये देखना है कि किस नेचर की गलती है। क्योंकि अगर नेचर ऑफ एरर ठीक कर लोगे तो वो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में अक्रॉस द सारे सभी सब्जेक्ट्स में तुम्हें बेनिफिट करेगा। मतलब एग्जांपल कि अगर तुमने किसी क्वेश्चन में देखा कि तुमने जल्दबाजी में क्वेश्चन किया और तुमने यूनिट गलत कर ली, यूनिट मीटर से पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, तो एक दूसरा आंसर आ गया जो मैच कर रहा था ऑप्शन। ठीक है ना, तो एक नेचर की एग्जांपल है। ये गलती किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है ना। हाँ, तो वो मतलब एक यहाँ एग्जांपल बताया तुमको समझाने के लिए कि मतलब इस तरह की तुमने एक नेचर डिफाइन किया कि मैंने यूनिट प्रॉपरली नहीं देखी क्वेश्चन में, यानी मैंने क्वेश्चन प्रॉपरली रीड नहीं किया। तो सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो थोड़े से कठिन से क्वेश्चन लगते हैं उनकी क्वेश्चन रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और न्यूमेरिकल्स की भी। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, एक 4-5 डाटाज रहेंगे जिसमें अलग अलग यूनिट रहेंगी। ठीक है, अगर सॉइल का एग्जांपल उसमें परमेबिलिटी भी रहेगा, उसमें हेड की भी यूनिट रहेगी। ठीक है, उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी रहेगा, उसमें तुम्हारा हेड भी रहेगा, उसमें वॉइड रेशियो भी रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हेड की जगह तुम कहीं जी की वैल्यू ना डाल दो, जी की वैल्यू हेड में ना डाल दो, है ना। तो वो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ये एक पार्ट हो गया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो पहली गलती ये, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि मतलब 25 में से 17 क्वेश्चन तुमने सही किए, 8 क्वेश्चन गलत किए। तो 8 क्वेश्चन में तुम्हारी गलतियां जल्दी 3-4 तरीके की होंगी। एक तो तुमने, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि नेचर क्या है गलतियों का, ये पकड़ना है। उसके बाद कि जो गलती करा है तुमने, अभी गलत क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन लास्ट कैटेगरी है, जो क्वेश्चन तुमसे हुए ही नहीं। ठीक है ना, तो सेकंड कैटेगरी ये है कि आपने जो क्वेश्चन किए उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने मतलब 50-50 की वजह से आपने अटेम्प्ट कर दिया लेकिन वो गलत हो गया। तो बेसिकली वो है इनकम्प्लीट नॉलेज, है ना। मतलब तुम्हें प्रॉपरली नॉलेज नहीं थी, मतलब तुमने पढ़ा था टॉपिक बट मतलब 2 स्टेटमेंट थे सपोज। ठीक है, उन्होंने बोला था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दोनों करेक्ट या नाइदर वन। एक कॉन्फिडेंस था, एक नहीं कॉन्फिडेंस था, तुमने बट रिस्क लिया और एक मार दिया। ठीक है, तो एक्चुअल एग्जाम पे इस पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि उस क्वेश्चन को करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो वो उसकी स्ट्रेटजी में तुम्हें लास्ट में बता दूंगा कि वो जो पार्ट है वो कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे दूसरी गलती, मतलब दूसरी टाइप की एरर होगी इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से। तो जब तुमने ये देखा कि मेरी इस टॉपिक में गलती हुई, तो उसको तुरंत अपने अपनी एक बुकलेट रखो। जब भी मेरा टेस्ट दो तो एक बुकलेट रखो। ठीक है, उसमें गलतियों के अपने हेड वो बना के रखो कि किस टाइप की गलती हो रही है, किस टॉपिक में गलती हो रही है। अब सपोज 12 में तुमने मैंने देखा सेटलमेंट से रिलेटेड कोई कंसोलिडेशन से रिलेटेड था, जैसे क्वेश्चन था। ठीक है, कंसोलिडेशन के में को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स से क्वेश्चन था और तुमने वो गलत कर दिया। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, तुम्हें लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसोलिडेशन। ठीक है, वो एक टॉपिक तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इससे क्वेश्चन अगर मेरा गलत हुआ है। ठीक है, तो इस तरह अपनी गलतियों को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लेना है। ठीक है, तो एक तुम्हें पता चला कि किस टाइप की गलतियां हो रही। दूसरा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसमें तुम्हें पढ़ा तो है तुमने बट प्रॉपरली मतलब नॉलेज नहीं है, वो उसकी वजह से, हाँ उसकी वजह से गलतियां हो रही। तीसरी है जो मैंने बताया तुम्हें कि वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था और क्वेश्चन आ गया तो तुमने छोड़ दिया। ठीक है, तो वो टॉपिक तुम्हें कवर करना है अगर तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुमने इंटेंशनली छोड़ रखा है
कि मेरे को ये करना ही नहीं है, क्योंकि इससे इसका क्वेश्चन एक आएगा वो मैं कहीं और बैलेंस आउट कर लूंगा। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये होता है एग्जाम में कि जो कठिन टॉपिक्स होते हैं, मतलब डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, उनसे बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन क्योंकि हमने छोड़ रखा होता है बिल्कुल, तो वो फिर छोड़ना ही पड़ता है एग्जाम में। तो टैक्टिक्स ये होनी चाहिए, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं ना उनका एटलीस्ट ओवरव्यू जरूर होना चाहिए, कि अगर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो हम वो कर ले जाए, है ना। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसपे तुम्हें बचे हुए 8 क्वेश्चन पे काम करना है। ठीक है। तो मान लो तुमने 4 क्वेश्चन में तुम्हारी कुछ गलती होगी, जनरली ये देखा गया है, मतलब तुम अपने को देखोगे कि मतलब उस जो 8 क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम अगर थोड़ा सा टाइम देते तो हो जाता क्वेश्चन वो। बट हाँ, बट तो होता क्या है ना एग्जाम की, उसकी वजह से कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है ना, उसकी वजह से हमारा वो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो उस परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से वो पहले तो वो उस टैक्टिक्स पे काम करना है कि भाई वो मेरे 2-3 क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली 17 से 1-1.5 मार्क्स जो निगेटिव चला गया, 1 मार्क्स, और 2 मार्क्स मेरे वो चले गए, तो ऑटोमेटिकली 19.5-20 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो पार्ट पे काम करना स्टार्ट करो, अभी टाइम है, लास्ट के 1 महीना में यही करना चाहिए, मतलब अपनी गलतियां पकड़ो। नेचर ऑफ एरर वाली तो ऑटोमेटिकली सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, वो ऑटोमेटिकली मतलब रिमूव हो जाएंगी। और दूसरा कि परफॉर्मेंस प्रेशर को लेके अपने क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ठीक है। और तुक्का वहीं पे हिट करना है जहाँ पे आपको मतलब कॉन्फिडेंस हो, या मतलब आपको एलिमिनेशन वाली स्ट्रेटजी आती है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इससे इरेलेवेंट है, मतलब वो वाली जो टैक्टिक्स है, पर वो टैक्टिक्स लोगों में बहुत कम होती है जनरली, जिसको मतलब कुछ लोगों की लक होता है जिससे हो जाता है सही, लेकिन वो लक बहुत आजकल चलता नहीं है, क्योंकि हम लोग के पेपर आजकल ऐसे हो गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, तो वो वाली फीलिंग नहीं रह जाती कि आप इसको एलिमिनेट करो उसको एलिमिनेट करो। तो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन होता है तो आपको ब्रेन अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको। तो ये प्रैक्टिस। दूसरी दूसरी चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अननेसेसरी आती हुई चीजों को बार बार रिपीट मत करो। अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ कि सपोज तुमने गुप्ता एंड गुप्ता बुक शायद पढ़ी होगी, कर ली होगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो होता क्या है, बच्चे लोग उसको ही बार बार करते रहते हैं। ठीक है ना। तो उससे हो क्या रहा है ना, यू आर नॉट गेनिंग एडिशनल नॉलेज, बस आप क्या कर रहे हो, उसी को प्रैक्टिस कर रहे हो। और प्रैक्टिस में सेम चीज को प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब वही चीज आ जाएगी तो आपका हो जाएगा, उससे बाहर हो जाएगा तो आप बाहर हो जाओगे। तो अब जो सेम चीज आने वाली है वो तो 65% ही है ना, 35% तो उसमें है ही नहीं है आपकी बुक में। ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी करनी है कि रेपिटेटिव आखिरी टाइम एग्जाम में आपको रिवीजन करना है, लेकिन रिपीटेटिव चीजों में स्पेशली क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन वहीं से प्रैक्टिस करो जहां से लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो, तुम्हें इनपुट मिल रहा है ना। जैसे मैं एग्जांपल, अभी पूरी बात सुना, एक मैंने गुप्ता, अभी क्या मार्केट में कम से कम 10 to 20 टाइप्स की पीडीएफ अवेलेबल है क्वेश्चंस की, अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं, इतनी सारी कोचिंग्स के मटेरियल अवेलेबल हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है। तो बच्चे को लगता है कि मैं वो भी क्वेश्चन कर लूं, मैं वो भी क्वेश्चन कर लूं, मैं वो भी क्वेश्चन कर लूं, तो उसके पीछे नहीं भागना है। अपने लिमिटेड सोर्स बनाओ कि ये 2 से 3 मेरे रिलायबल सोर्स हैं, उन पे काम करो। ठीक है। मान लो ये गुप्ता एंड गुप्ता होगी, मान लो टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो 1-2 टेस्ट सीरीज जो है रिलायबल, जिनसे लग रहा है तुम्हें बेनिफिट हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज में जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं आजकल, वो अपने को ना ये असेस करते हैं कि मैं लाई कहाँ कर रहा हूँ, विच इज नॉट दी रियल टाइम, मतलब रियल असेसमेंट नहीं है वो। ठीक है ना। एग्जाम में बैठ रहे हैं 20,000 बच्चा, उस पर्टिकुलर में टेस्ट देने वाले जो बच्चे हैं वो हो सकते 2,000 हो, 3,000 हो। ठीक है। फिर लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि भाई एक्चुअल कॉम्पिटिटर तो केवल 20-30% ही है, बट ये तो देखो ना कि वो आप एक्चुअल एग्जाम में है नहीं। तो बच्चे बहुत सारे जो सिंसियर बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, वो एग्जाम दे ही नहीं रहे एक्चुअल में, वो फालतू का। ठीक है ना। तो अगर आप एक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप 2 से 3 घंटे अपने बचा रहे हो।
तो वो चीजें ना, अननेसेसरी जो चीजें हैं उनको सिस्टम से हटा दो अपने, उन चीजों पे काम करो जहाँ से तुम्हें मतलब सोर्स वो हाँ मतलब जहाँ से अपना इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिख रहा है। तीसरी चीज टेस्ट सीरीज की कि जो भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ो। अगर वो तुम्हें टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वो उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होगा ना, तुम्हारा एक तो रिवीजन होगा। जैसे मान लो तुमने 17 क्वेश्चन मेरे टेस्ट में 12 के सही कर दिए, तो अगर तुम वो 17 क्वेश्चन ये मान के सही कर दोगे कि मैं मेरा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अगर वो 17 क्वेश्चन में तुमने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े ना, तो ये सोचो तुमने उससे 30 क्वेश्चन और बन सकते थे जो तुमने छोड़ दिए, है ना। क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ोगे ना, तो पहला फायदा ये होगा कि आपके उस सब्जेक्ट का एक रिवीजन हो गया, ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चीजें थी, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन है तो आपके 15-20 टॉपिक तो होंगे जिससे क्वेश्चन आए होंगे, है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, है ना। तो मैंने कोशिश की ना, बुक के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा दिए हैं जहाँ मुझे लगा कि बुक का मैं कंटेंट डाल दिया, मैं तो मैं बहुत सारा चीजें टाइप नहीं कर पाता, तो बुक का ही डाल देता हूँ स्नैपशॉट लेके। तो उससे क्या होता है कि वो फिर ओवरऑल चीज कवर हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जरूर पढ़ के ना, उससे एक दो पॉइंट जो लगे ना फैक्ट बेस्ड, क्योंकि आजकल एग्जाम में ना थोड़ा सा इंक्लाइन इधर किया गया है कि जो कोडल प्रोविजन हैं, जो हमारे फैक्ट्स बेस्ड, फैक्ट डाटा बेस्ड क्वेश्चन हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैनुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इन पे क्वेश्चन इंक्लाइन होगा। तुम देखोगे तो कोड्स पे कोड्स के कंटेंट से ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो कोड जो भी पढ़ रहे हो सिलेबस में है, 4, 5, 6 हो गया आपका, 800 हो गया, प्रीस्टर्स भी मेरे ख्याल से है सिलेबस में तुम्हारे, है ना। तो इन सब के कोड मैंने पढ़ाए हुए हैं। वो टाइम में जब जब ना पढ़ने का मन करे तो वो वाले लेक्चर्स देख लो सबसे। हम्म। मतलब जो तुम्हें देखो अगर टाइम कम है तो अभी लिमिटेड चीजों को सभी जगह भागोगे ना, तो फिर तुम्हारा रिवीजन छूट जाएगा। अभी जो चीज सही नहीं समझ, मान लो अगर आज किसी को कॉलम्स की चीजें नहीं समझ में आ रही, तो मेरा IS 4, 5, 6 में मैंने पढ़ाया हुआ है कॉलम्स के सारे जो कोडल के प्रोविजन है उनको रिलेट करके, ठीक है। तो इस तरह अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करो कि अब जैसे कोड है, मैं कोड से मुझे याद आया, जैसे कोड है, बच्चे कोड बोलते हैं मेरा तैयार है, मैंने 20 बार पढ़ लिया कोड, लेकिन अभी जब टेस्ट मेरे टेस्ट में देते हैं तो उनके मतलब 50% मार्क्स भी नहीं आते हैं, और क्वेश्चन कोड के ही हैं। तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, मैं तो अभी और तुम्हारा एक एग्जाम होगा ना, उसमें फॉर्म फिल करोगे ना अभी, तो हाँ, हाँ तो वो तो, हाँ तो मैं कहना है कि मतलब ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखो, ये एग्जाम तो चलो हो जाएगा जब होना होगा, तो जब टाइम मिले तो बेसिकली फोकस जब पढ़ रहे हो ना, तो इस अप्रोच के साथ पढ़ो कि मतलब यहाँ से वाला क्वेश्चन बन कैसे सकता है, ये टैक्टिक्स होनी चाहिए, है ना। मतलब जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो या अपने नोट्स पढ़ रहे हो या बुक्स रेफर कर रहे हो या टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन से देखो यार, यहाँ एक्सप्लेनेशन से कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कौन सा डाटा पूछ सकता है एग्जाम। तो जब ये अप्रोच के साथ पढ़ोगे ना, तो तुम्हें फिर वो फैक्ट ना दिमाग में बैठने लगेंगे, इसलिए बैठने लगेंगे क्योंकि तुम्हें ये लगेगा कि यार ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये अप्रोच रखो, ठीक है। और जब मतलब फिर टेस्ट बाय टेस्ट देते जो, जब जब तुम अपना पूरा खत्म करोगे 30-40 टेस्ट जो भी हैं, तो तुम्हारे पास काफी 10-15। हाँ 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 हाँ। अच्छा मेरी टेस्ट सीरीज की बोल बात कर रही है। हाँ हाँ, तो मैं नहीं नहीं, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अन्य से ही अपना तुम्हें अगर लगता है कि देखो इम्प्रूवमेंट तो तुम्हारा हो जाएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में ना अपना रिवीजन पार्ट मत छोड़ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम तुम मेरे भले ही 20 टेस्ट लगा के जाओ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज लगाना है, सब्जेक्ट जो भी टेस्ट लगाओ अच्छे से लगा लो, ठीक है, और अपना रिवीजन जरूर एक बार पूरा मतलब कैलकुलेट मतलब कर लें, टाइम मिले तो दे देना, और उनके नोट्स बनाने, बाकी तो तुम्हारे उसमें रहेगा अकाउंट में, वो दे देना फिर से जब अभी जब एग्जाम आएगा, ठीक है। तो हाँ मतलब हम्म 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 ओके, कोई बात नहीं।
नहीं ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा देखो है क्या, मैंने तो बुक से पढ़ा है, मैं एक्चुअली मतलब सही बता रहा हूँ, मैंने कोई कोचिंग और वो नहीं ली हुई है, इसलिए क्योंकि हम लोग के टाइम 2011-12 में ये सब बहुत ज्यादा मार्केट में थे नहीं, एक दो कोचिंग थी, तो हम लोग को तो कॉलेज में थे, ऐसे कॉलेज से पढ़े वहाँ बहुत ज्यादा मतलब जो इंटरनेट भी इतना वो नहीं था, ये सारी चीज एक्सेसिबल थी इतनी सारी, तो मैं हम लोग बुक से ही पढ़ते थे, मतलब हम नहीं, हमारे बैचमेट्स भी सब बुक से ही पढ़े हैं ज्यादातर लोग, जिनको पता था उन्होंने मटेरियल खरीदा हुआ था। तो अभी क्या है, जो प्रेजेंट सिनेरियो बुक से 10% लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तक जो बीटेक के बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे हैं बुक से, है ना, तो वो एक लकुना है, सिस्टम में ही वो लकुना आ गया है, क्योंकि हम लोग दूसरे बंदे पे रिलाई कर रहे हैं कि वो पढ़ के समझ के हमको समझा देगा कोचिंग में, है ना। नहीं ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब तुम ये सोचो कि तुमसे ऊपर भी दो तीन लोग हैं, देखो 34 जिसका अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना। अब तुम ये समझ लो, भले ही टेस्ट 30 लोग देने वाले हैं मेरे टेस्ट में, लेकिन लेकिन अब चाहे जितने लोग और दे दें, उस लेवल पर केवल 2 से 3% लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसी वजह से वो मुश्किल इसलिए ही है क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो, और वो जो 30% के लिए वाला जो फैक्टर है ना, उस पे इम्प्रूवमेंट होगा। अ, तो होगा, मैं तुम्हें एक बंदे का नंबर दूंगा, मैंने उसका इंटरव्यू भी सिलेक्ट कर, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, शारिक करके है, तो वो, हाँ, नहीं नहीं, मैं शारिक तो जेई में हुआ है, मैं एई का जिसका एई जिसका दोनों में हुआ है ना, वो रजत है, उससे बात करना, बोलना आशीष सर ने नंबर दिया है, ही विल गाइड यू, इज वेरी इंटेलिजेंट गाय, वो तुम्हें मैसेज करेगा, वो तुम्हारे स्टेट का भी है, तो तुम लोग और मतलब खुलकर बात कर पाओगे, मैंने उसको बताया था बहुत सारी चीजें, तो वो तुम्हें हेल्प कर देगा, मैं बोल उसको मैसेज भी डाल दूंगा, ठीक है। तो उसका नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आराम से मैसेज करके बोलना आशीष सर ने नंबर दिया था, और अभी वो कहीं पोस्टेड है, और मुझे याद नहीं आ रहा, शायद लेह की तरफ कहीं पोस्टेड है, शायद मुझे याद आ रहा है। तो ये और अब हाँ, तो मटेरियल के लिए पूछ रहे थे, तो देखो मटेरियल कोई भी हो, मटेरियल को तुम्हें अपने लेवल का बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल कि सपोज तुमने कोई मटेरियल ले लिया, किसी XYZ किसी का भी, ठीक है, मटेरियल में किसी भी मटेरियल में तुम्हें लगेगा ना, मेरे टेस्ट देने के बाद लगेगा तो तुम्हारा मटेरियल में तो वो क्वेश्चन ही मतलब वो टॉपिक को मतलब वो कंटेंट ही नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, तो तुम्हें लगेगा कि आईएम क्या मटेरियल है, तो ऐसा नहीं होगा, वो हर मटेरियल कोई भी मटेरियल लोगे ना, तो उसमें सारी चीजें किसी मटेरियल में कवर नहीं होती, तो जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट से फीडबैक लो, जिसे तुम्हें समझ में आ रहा हो, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसके लिए यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वो रेफर कर सकते हो, ठीक है, गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो, बुक्स इज द बेस्ट सोर्स, लेकिन लोगों के पास बुक्स होंगी ही नहीं, क्योंकि बुक्स लोगों ने कॉलेज में ही खरीदी, तो बुक्स रहती ही नहीं है किसी के पास, बट आजकल डिजिटली बहुत सारी बुक्स मिल भी जाती हैं, तो तुम वहां से रेफर कर सकते हो, लेकिन अभी अभी वो टाइम नहीं है ना, तो वो सही टाइम नहीं है, वो नेक्स्ट अभी जो तुम्हारा 2-3 महीने बाद जो एग्जाम होगा जब भी, तो उसके लिए वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म समझो, अभी इसमें अच्छे से रिवीजन करो, जो मैंने टेस्ट एनालिसिस वाले पे इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि उससे तुम्हारा ये मान के चलो कि 10% मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, और सिलेक्शन केवल उन्हीं उससे होगा, तो तुम मुझे कॉल करके खुद बोलोगे कि सर मेरा हो गया, है ना, तो उस पे काम करो, मार्क्स अच्छे हैं, और परेशान होने की बात नहीं है कि मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करना है, और किसी सब्जेक्ट में कम आएंगे, बट कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो, जो हमारा हम लोग की टेंडेंसी है ना, वो टेंडेंसी ये है कि हम लोग वो 3-4 आजकल मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, एक यूथ वाली करके बहुत फेमस हो गई है वो, ठीक है, कि ये, हाँ, कि लोग उसको उसके क्वेश्चन को समझ में आया ना, उसको याद करके जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो सामने वाला जो पेपर बनाने वाला बैठा है वो यूथ की बुक लेके बैठेगा, वो जो मतलब पेपर बनाने वाला बंदा है, वो हमारे किसी एनआईटी या इनका प्रोफेसर है ना, तो ये समझो ना कि वो यूथ की बुक लेके नहीं बैठेगा उसमें से, और
एक पूरा पेपर जो होता है वो एक प्रोफेसर नहीं बनाता, वो मल्टीपल पैनल बनता है उसका, टीचर्स का। तो एक प्रोफेसर कहीं का होगा, एक प्रोफेसर किसी और सब्जेक्ट का कहीं और का होगा, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस का। फिर 8-10-12 सब्जेक्ट है तो 5-6 प्रोफेसर तो रहेंगे। तो एक ने अगर नालायकी कर दी कॉपी पेस्ट कर दिया तो बाकी में क्या करोगे? तो बाकी तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके पीछे नहीं भागना है, जो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे कि मैं इस बुक का भी कर लूँ, उससे होता क्या, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं तो जब पढ़ के गया था ना, मैं सिर्फ बुक्स पढ़ के गया था, मुझे और बाकी नहीं पता था। जब मैं वहाँ एग्जाम देने गया तो मुझे पता चला यार ये सब तो जो मैं पढ़ के इतनी मेहनत करके समझ पाया वो तो कोचिंग में ऑलरेडी समराइज करके दिया हुआ है। लेकिन ये समझो ना, बुक में क्या है, उस चीजों के पीछे का बैकग्राउंड भी है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक है। तो फिर होता क्या है, फिर जो रटे रटाए वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनके अलावा जो और एनालिटिक्स और समझने वाले भी सवाल होते हैं वो भी हो जाते हैं, है ना। तो वो पार्ट पे, क्योंकि तुम अपना पुराना पेपर देखो, मैं सोच रहा था पुराना पेपर तुम्हारा उसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑफिस से टाइम कम मिल पा रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम से पहले वो कोशिश कर दूंगा मैं। वो मेरे ख्याल से 120 क्वेश्चन थे ना तुम्हारे। हाँ, तो अभी जो पेपर हुए थे ना, हाँ अभी जो लास्ट एग्जाम तुम्हारा हुआ था, है ना, तो उसमें सोच, क्योंकि उसमें मेरे क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे दिख रहे थे, तो मुझे लगा मुझे उससे वीडियोस बनाना चाहिए, तो तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में वो काम आ जाएंगे। नहीं, पेपर है मेरे पास, वो ग्रुप्स में डाल मतलब वो ग्रुप्स है ना मेरा, ये उस पे टेलीग्राम पे, तो उस पे लोगों ने डाल रखा है, मेरे पास है वो कुछ एक सारे पेपर्स कंबाइन करके ही डाल रखा है पीडीएफ, वो तो मिल जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं वो सोच रहा था, एक दो बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो वो मैं कोशिश करता हूँ उसको करने की। ठीक है, तो पेपर मैं देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि मतलब उसने बहुत अच्छे से पेपर जिसने भी बनाया है ना पेपर, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो जो 60% वाले हैं, लेकिन जो 40% क्वेश्चन दिए हैं ना, उसमें जिसने अच्छे से पढ़ाई की है ना, वो उसमें से 20% के वही लोग कर पाएंगे, है ना। वो लेंदी में है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन अलग ही लेवल के हैं उसके, है ना। उसने जो कैश बुक और पता नहीं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठा के इवैल्यूएशन और उन सबके डाल रखे हैं, वो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं यार। और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही सोचता हूँ जो उसने उस सब्जेक्ट में सोचा है, अगर वो सारे सब्जेक्ट के वैसे क्वेश्चन कर दे तो किसी के भी 40% कट ऑफ से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। नहीं तो लेकिन फिर अब ये सोचो ना, फिर जिसने पढ़ा है उस लेवल का तो उसका तो होना सिलेक्शन तो तय है ना। जो यूथ लगा के है, अगर एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने 2,500 क्वेश्चन कर लिए तो मेरे को मेरा सिलेक्शन, ये कोई गारंटी नहीं है इसकी। ये तो आपका लक है या आपकी इंटेलिजेंस है, हो सकता है आपने इतना इंटेलिजेंस है आपका कि भाई उस सारे सब्जेक्ट पूरा मतलब कंसोलिडेट करके आपने परफॉर्म कर दिया, वो हो सकता है, 1-2% लोग हो सकते हैं वैसे, बट हम लोग तो मीडियम लोग हैं, मतलब मेहनत करके ही आगे बढ़ना है ना। ठीक है, चलो अच्छे से दो, फिर कोई डाउट हो तो बात करना, बाकी रजत का नंबर मैं दे दूंगा तुम्हें, तो बात कर लेना उससे, मैसेज भी कर दूंगा। वो शायद कैसी जगह पोस्टेज है, शायद उसमें कोई लिमिटेड टाइम के लिए नेटवर्क आता है, तो मैसेज करके पहले, हाँ मैसेज कर लेना पहले उसको, है ना, तो तुम्हें गाइड भी कर देगा, वो बड़ा बहुत अच्छा लड़का है वो। ठीक है यार, ओके, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके।